जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का द्वितीय प्रश्न पत्र शिक्षण अधिगम का प्रीवियस ईयर करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इस पेपर में 60 से 70% जो प्रश्न हैं वो प्रीवियस ईयर से देखने को मिलते हैं। तो इसलिए प्रीवियस ईयर जरूरी हो जाता है और इससे यह भी पता चलता है कि हमारी तैयारी कैसी है और हमारे पेपर में कैसे प्रश्न आते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। तो पहला प्रश्न है, शिक्षण पुनर्बलन आकस्मिकताओं का क्रम है। यह परिभाषा है एन एल्गेज का, बीएफ स्किनर का, बीओ स्मिथ का, केपी पांडे का। तो शिक्षण पुनर्बलन आकस्मिकताओं का क्रम है, यह परिभाषा दिया था बीएफ स्किनर ने। शिक्षण का मूलभूत सिद्धांत है क्रियाशीलता का सिद्धांत, अन्वेषण का सिद्धांत, आगमन विधि का सिद्धांत, उपयुक्त में से सभी। तो शिक्षण का मूलभूत सिद्धांत क्या है? क्रियाशीलता का सिद्धांत। इसे सृजनात्मकता का सिद्धांत भी कहते हैं। अन्वेषण का मतलब है खोज का सिद्धांत। आगमन विधि सिद्धांत। आगमन विधि सिद्धांत में क्या बताया जाता है? पहले आपको उदाहरण बताए जाते हैं, फिर नियम बताया जाता है। और निगमन विधि में पहले नियम बताए जाते हैं, बाद में उदाहरण बताए जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है बालक का स्वास्थ्य ठीक करना, बिल्कुल जरूरी है। उपयोगी ज्ञान प्रदान करना और सर्वांगीण विकास करना, पर्यावरण की शिक्षा देना और जनसंख्या शिक्षा देना, यह सभी चीजें जरूरी हैं। लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? उपयोगी ज्ञान प्रदान करना। मतलब शिक्षण के लिए सर्वाधिक उपयोगी जो जरूरी है उतना ज्ञान प्रदान किया जाए और उसके साथ ही बालक का सर्वांगीण विकास किया जाए। केवल उसे किताबी ज्ञान न दिया जाए कि केवल किताबी ज्ञान सिखा जाए। किताबी ज्ञान के साथ साथ उसे सामाजिक नैतिक ज्ञान भी देना चाहिए, क्योंकि वह किताबी ज्ञान से ज्यादा समाज में रह के सीखेगा, नैतिक गुणों को सीखेगा, तभी अपने जीवन को बेहतर कर पाएगा। इसलिए बालक में सर्वांगीण विकास जरूरी है, शारीरिक मानसिक हर विकास जरूरी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वैयक्तिक संप्रेषण का उद्देश्य क्या है? वैयक्तिक संप्रेषण का उद्देश्य है छात्रों में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, बिल्कुल प्रत्येक छात्र व्यक्तिगत रूप से भिन्न है। बालक की विशिष्ट योग्यता, हर बालक की विशिष्ट योग्यता होती है, व्यक्तित्व का विकास होता है। साधारण बालकों के लिए व्यक्तिगत शिक्षण आवश्यक है। जिस बालक को जैसी भी कमी हो, मतलब किसी को मैथ नहीं आ रहा है तो आप क्यों नहीं आ रहा है उसे पर्सनली ट्रीट करेंगे, टीच करेंगे, तो क्या होगा? बेहतर सीख पाएगा। इसलिए व्यक्तिगत संप्रेषण का उद्देश्य है उपयुक्त में से सभी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पूर्ण से अंश की ओर का शिक्षण सूत्र आधारित है गेस्टाल्ट, मनोवैज्ञानिक पर, बाल मनोविज्ञान पर, प्राणी विज्ञान पर, जीव विज्ञान पर। पूर्ण से अंश की ओर का मतलब है कि जैसे मैं आपको एक चैप्टर पढ़ा रहा हूं प्रकाश संश्लेषण का, तो प्रकाश संश्लेषण में सबसे पहले हम क्या करेंगे? पहले हम वृक्ष को पढ़ा देंगे। क्या करेंगे? हम पेड़ को पहले पूरा पेड़ दिखाएंगे। पेड़ दिखाने के बाद फिर डालियां, फिर पत्तियां, फिर उनके पार्ट पार्ट को दिखाते हुए फिर पत्तियों से हम प्रकाश संश्लेषण को समझाएंगे। यही क्या कहलाता? पूर्ण से अंश की ओर। यह शिक्षण आधारित किस पर है? गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक पर है। ऑप्शन पहला सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्रियापरक शिक्षण विधि का अर्थ। शिक्षक के शिक्षण द्वारा सीखना, बालक का अपनी स्वयं की क्रिया के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना, गृह कार्य के द्वारा सीखना, भ्रमण के द्वारा सीखना। तो क्रियापरक का मतलब है कर के सीखने का। शिक्षण विधि का अर्थ है कि छात्र का अपनी स्वयं की क्रिया के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना ही क्रियापरक शिक्षण विधि कहलाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रस्तावना कौशल का प्रमुख घटक है। प्रश्नों की संरचना, लेखन की स्पष्टता, उचित श्रृंखलाबद्धता, कथनों में तारतम्यता। तो प्रस्तावना कौशल का प्रमुख घटक है उचित श्रृंखलाबद्धता। ऑप्शन तीसरा सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहानी कहने में क्रमबद्ध घटनाओं के वर्णन को
ध्यान रखा जाता है, यह किस प्रकार की शिक्षण प्रविधि है? प्रश्नोत्तरी विधि, वर्णन विधि, विवरण विधि, व्याख्यान विधि। तो कहानी कहने में क्रमबद्ध घटनाओं को वर्णन पर ध्यान रखना, यह क्या कहलाता? वर्णन प्रविधि कहलाता है। ऑप्शन दूसरा सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गणित कीट का उपकरण है डोमिनोज, बीकर, क्लैंप, इनमें से कोई नहीं। तो डोमिनोज कीट का उपकरण है। गणित कीट का उपकरण कौन है? डोमिनोज है। ऑप्शन पहला सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तार्किक क्रम में तार्किक क्रम से शिक्षण कराने से स्थायी एवं ठोस होता है। स्मृति, शिक्षण, अधिगम, व्याख्यान। तो तार्किक क्रम में तर्क के रूप में शिक्षण कराने से शिक्षण स्थायी और ठोस होता है, वो क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। ऑप्शन तीसरा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संप्रेषण के लिए कक्षा वातावरण का होना चाहिए सौहार्दपूर्ण, नीरस, अनुशासनात्मक, प्रकाशपूर्ण। तो संप्रेषण के लिए कक्षा का वातावरण सौहार्दपूर्ण होना चाहिए। ऑप्शन ए सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शिक्षण प्रक्रिया में समाहित प्रक्रिया होती है 2, 3, 4, 5। तो शिक्षण प्रक्रिया में समाहित प्रक्रिया 3 है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बच्चों से कदम ताल कराना, हाथ ऊपर नीचे कराना और दाएं बाएं मुड़ने के लिए कहना, यह गतिविधि है। शारीरिक गतिविधि, मानसिक गतिविधि। शारीरिक व मानसिक दोनों गतिविधि, न तो शारीरिक न तो मानसिक, क्योंकि आपको एक क्रम में हाथ को ऊपर नीचे करना है, दाएं बाएं मुड़ने के लिए कहना है। इससे क्या होगा? आप अपने थॉट को भी मानसिक विकास करेंगे और शारीरिक विकास भी करेंगे। इसमें क्या होगा? शारीरिक मानसिक दोनों गतिविधियां होती हैं। उपचारात्मक शिक्षण का प्रमुख कार्य लेख में सुधार करना, दोषपूर्ण अध्ययन अध्यापन के प्रभाव को दूर करना, सुलेख पर बल देना, गृह कार्य देना। तो उपचारात्मक शिक्षण का प्रमुख कार्य क्या है? निदानात्मक शिक्षण देने के बाद में बालक को उपचारात्मक शिक्षण दिया जाता है, जो दोषपूर्ण अध्ययन अध्यापन के प्रभाव को दूर करना होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बचाव निदान का उच्चतम स्तर है। बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, यह कथन है रास का, नन का, स्मिथ का, मॉरिस का। तो बचाव निदान उच्चतम स्तर है, यह कथन नन का है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शिक्षण अधिगम हेतु दिया गया उद्दीपन, मार्गदर्शन, दिशाबोध, प्रोत्साहन है, यह कथन है बर्टन, रायबर्न, एडरसन, रेमंड। तो शिक्षण अधिगम हेतु दिया गया उद्दीपन, मार्गदर्शन, दिशाबोध और प्रोत्साहन है, यह कथन बर्टन का है। ऑप्शन पहला सही होगा। और प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करो। चैनल पर नए हो तो भाई प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब के साथ साथ एक जरूरी काम जरूर कर दो कि आपको वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, प्राचीन कालीन शिक्षण विधियां थी। प्राचीन कालीन शिक्षण विधियां थी पाठ्य पुस्तक से केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, बाल केंद्रित, खेल केंद्रित। तो प्राचीन काल शिक्षण विधियां कैसी थी? शिक्षक केंद्रित थी, क्योंकि गुरुकुलों में जो शिक्षक कहता था बालक को केवल सुनना होता था, उस पर बालक कोई टिप्पणी नहीं करता था। जो भी चीजें शिक्षक सिखाता था अपने अनुसार सिखाता था। तो प्राचीन काल की जो शिक्षण विधियां थी वो कैसी थी? शिक्षक केंद्रित थी। लेकिन आज की शिक्षण विधि कैसी है? बाल केंद्रित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शिक्षण करते समय ध्यान रखना चाहिए पाठ्य पुस्तकों का, समय अवधि का, बच्चों की रुचि व मानसिक स्तर का, परीक्षा का। तो इनमें से केवल एक ही ऑप्शन चूज करना है। तो इनमें सबसे बेहतर है ऑप्शन सी, बच्चों की रुचि और मानसिक स्तर का। आज के समय में तो पाठ्य पुस्तक भी जरूरी है भाई, सिलेबस के अनुसार ही पढ़ाई। समय अवधि, समय आपको एक साल में पढ़ाना, इतने पीरियड में पढ़ाना, समय अवधि का भी ध्यान रखना होगा, परीक्षा का भी ध्यान रखना होगा। लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा जरूरी है बच्चों की रुचि और मानसिक स्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शिक्षण को सुव्यवस्थित और प्रभावपूर्ण बनाने का माध्यम है। आप
शिक्षण अगर आप किसी को पढ़ा रहे हैं तो आप सुव्यवस्थित और प्रभावपूर्ण कैसे बना पाएंगे? शिक्षण विधि से, गतिविधियों से, अभ्यास कार्य से, प्रश्न से। जब आप उसमें नई नई खेल प्रविधियां, शिक्षण विधियों का प्रयोग करेंगे तो उससे क्या होगा? जो शिक्षण है इंटरेस्टिंग होगा, रुचिकर लगेगा और बच्चे आनंद के साथ सीखते जाएंगे। तो पहला ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, शिक्षण विधियां आधारित होती हैं बच्चों की संख्या पर, गतिविधि पर, शोध पर, शिक्षण सूत्रों पर। तो जो शिक्षण विधियां होती हैं वो किस पर आधारित होती हैं? शिक्षण सूत्रों पर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किंडरगार्टन शिक्षण प्रविधि के जन्मदाता हैं। तो किंडरगार्टन शिक्षण प्रविधि के जन्मदाता फ्रॉवेल हैं और मारिया मोंटेसरी विधि की हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? फ्रॉवेल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संप्रेषण की प्रक्रिया होती है एक पक्षीय, द्विपक्षीय, एक पक्षीय, द्विपक्षीय, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो संप्रेषण की जो प्रक्रिया है वह द्विपक्षीय होती है। एक प्रेषक होता है, एक ग्राही होता है। प्रेषक बोलता है और ग्राही सुनता है। तो ग्राही भी उस पर फीडबैक देता है, फिर प्रेषक उस पर बात करता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उपयुक्त शिक्षण सूत्र है? अज्ञात से ज्ञात की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, अंश से पूर्ण की ओर। तो उपयुक्त शिक्षण सूत्र कौन सा है? मूर्त से अमूर्त की ओर। मूर्त का मतलब है जो चीजें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, लेकिन अमूर्त जिन्हें हम केवल सोच सकते हैं, केवल ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, केवल उनकी मानसिक रूप से कल्पना कर सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अमूर्त कहलाते हैं। तो मूर्त से अमूर्त। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शिक्षण का सामान्य सिद्धांत नहीं है। क्रियाशीलता का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत, परिणाम का सिद्धांत। तो शिक्षण का सामान्य सिद्धांत कौन सा नहीं है? परिणाम का सिद्धांत। ऑप्शन डी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह मैंने प्रश्न करा दिया है, देखिए कितना रिपीट हो रहा है, केवल मैंने 2 सालों का लिया है। तो देखिए कितने प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। छात्र को शिक्षा सदैव स्थल वस्तुओं और तथ्यों से होनी चाहिए, शब्दों, परिभाषाओं, नियमों से नहीं। मतलब कह रहा है आगमन विधि से। आगमन विधि का मतलब है पहले उदाहरण बताएं फिर नियम। तो यह परिभाषा है अरस्तु की, महात्मा गांधी की, पेस्टोलॉजी की, हर्बर्ट स्पेंसर की। तो यह कथन है हर्बर्ट स्पेंसर की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, प्रयोग प्रदर्शन विधि सर्वाधिक उपयोगी है? प्रयोग किस में किया जाता है? किस सब्जेक्ट में? इतिहास में, भाषा शिक्षण में, विज्ञान शिक्षण में या नागरिक शास्त्र शिक्षण में? तो प्रयोग प्रदर्शन विधि किसमें होता है? विज्ञान शिक्षण विधि में। ऑप्शन तीसरा सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सूक्ष्म अवलोकन और निरीक्षण शक्ति के विकास में सहायक शिक्षण प्रविधि है? व्याख्यान, प्रश्नोत्तर, पर्यटन, कहानी। तो सूक्ष्म अवलोकन और निरीक्षण, अवलोकन कब करते हैं? जब आप घूमने जाते हैं, निरीक्षण करते हैं। तो ये कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन तीसरा सही होगा, सी वाला। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। छात्रों के पूर्व ज्ञान की जानकारी लेने हेतु प्रयुक्त शिक्षण कौशल है? प्रस्तावना कौशल, पुनर्बलन कौशल, श्यामपट्ट लेखन कौशल, उद्देश्य कथन कौशल। तो छात्रों के पूर्व ज्ञान जानकारी लेने हेतु प्रयुक्त शिक्षण कौशल कौन सा होता है? प्रस्तावना कौशल होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास किया जाता है प्रश्नोत्तर द्वारा, कहानी द्वारा, व्याख्या द्वारा, समूह कार्यों द्वारा। तो कल्पना शक्ति कब विकसित होती है? जब बच्चे कहानियां सुनते हैं और ये अपने मन से कहानियां बनाते हैं, तो क्या करते हैं? कल्पना शक्ति का इससे विकास होता है। ऑप्शन दूसरा सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न समाप्त हुए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो भाई प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।